गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी दुनिया में। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 13 पेड़ की एक बात कविता का पाठ को एक्सप्लेन करूंगी। आइए चलते हैं। अब देखिए, पाठ का परिचय है। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बातें। अंकुर फूटना मतलब पौधे का बनना। देखिए चलते हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि एक छोटा सा पेड़ यानी कि जो बीज होता है वो कैसे अंकुरित होता है, कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कैसे कैसे उस पे फूल आता है, फल आता है, कौन सी उसकी जड़ होती है, कौन सा तना होता है, कैसे फिर सूरज से भोजन ग्रहण करता है, क्या चीज वो हमें देता है, कैसे वो कीट पतंगों पक्षियों को अपने पास अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सब बातें इस पाठ के अंदर बताई गई हैं। आइए तो चलते हैं बेटा। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। इसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। देखिए, लेखक कहता है कि एक पेड़ था जिसके बीज पक गए और पकने के बाद वो झड़ गए तो कई महीने तक, जब तक हर एक पेड़ का, हर एक पौधे का उगने का समय होता है। सभी पेड़ पौधे अपने अपने ही समय पर उगते हैं। यदि उन्हें बिना समय के बोया जाए तो वो नहीं उगेंगे। अगर वो उग गए तो उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि उस प्रकार नहीं हो सकती जिस प्रकार समय से होती है। तो देखियो, सर्दियों के बाद बसंत आया। बसंत होता है जो हमारा होली से पहले आता है, जिसमें पतझड़ होता है, चारों तरफ पीला पीला हो जाता है, वो होते हैं हमारे पतझड़। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब वो छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सो मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता 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 करते हुए धीरे धीरे बीज का ढक्कन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूत से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर मतलब माटी मिट्टी में से निकलकर फोड़कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ होता है। प्रवेश मतलब जो वृक्ष का या जो पौधे, सबसे पहले तो पौधा ही होता है। जब हमारा बीज अंकुरित होगा तो सबसे पहले क्या होता है, वो पौधा ही होता है। तो दो नन्हे नन्हे से बीज उसमें दोनों तरफ की ओर फूट जाते हैं। तो जब वो बाहर की तरफ निकलता है तो नीचे क्या होती है, जड़ होती है। और जो ऊपर यानी मिट्टी के अंदर जो हिस्सा होता है वो जड़ कहलाता है। और मिट्टी से ऊपर जो हिस्सा होता है वो तना कहलाता है। उसका नाम जड़ है। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधे में जड़ व तना, ये दो भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधे को जिस तरह रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा तथा परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। औंधे का मतलब होता है बेटा उल्टा। पौधों का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर। एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। क्योंकि हमारे भी जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है कि जो जड़ होती है वो नीचे की ओर रहती है और जो तना होता है वो ऊपर की ओर होता है। जो जड़ होती है वो अपना पोषण मिट्टी से लेता है और जो तना होता है वो अपना पोषण हवा और सूरज की किरणों से लेता है। जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ गए। यानी कि जब हम किसी मूली का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जब उसे काटेंगे तो उसमें छोटे छोटे जो पत्तियां होती हैं तो वो उस समय क्या होती है, निर्जीव होती है। तो जब हम उसे बोएंगे
तो पत्ती क्या मुरझा जाती है, वो तो नीचे की ओर गिर रही होती है। और जब वो उग जाता है, जब उसमें जड़ नीचे की ओर निकल जाती है तो पत्ती स्वतः ही ऊपर की ओर खड़ी हो जाती है। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, मिट्टी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम चीनी, एक कटोरी में चीनी लेंगे और चीनी के अंदर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, फिर आप क्या देखते हैं कि वो चीनी पानी में घुल जाएगी, फिर हमें चीनी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जब हम मिट्टी के अंदर पानी डाल देते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी के जो इतने भी पोषण तत्व होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं, यानी कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं, पेड़ पौधे उनसे ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये जो सूक्ष्मदर्शी होती है, माइक्रोवेव होता है, उससे क्या होता है, हम कितना भी छोटे से छोटा चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई भी कीट हो या कुछ भी परीक्षण करना तो हम उसकी सहायता से उसे देख सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा मिट्टी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। नल का, ये नल दिया होता है, नल का मतलब होता है छिद्र, यानी कितने बारीक बारीक इतने सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। आहार का मतलब होता है बेटा भोजन। पत्तों में अनगिनत, अनगिनत मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसकी कोई गिनती ही नहीं हो। छोटे छोटे मुंह होते हैं, सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रवास ग्रहण करते, श्वास मतलब जब सांस लेते हैं, प्रवास मतलब अपनी सांसों को छोड़ते हैं, ताप प्रवास के साथ एक प्रकार की विषयुक्त वायु बाहर निकलती है। हम कौन सी गैस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधे क्या करते हैं, पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। यदि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रचुर मात्रा में हो जाए तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि वो हानिकारक गैस होती है। और क्या होगा, फिर हम लोग मर जाएंगे। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बाहर निकलती है उसे अंगारक वायु कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम अंगारक भी कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। विधाता का मतलब हमारी प्रकृति का, जो हमारी प्रकृति है उसकी करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतु के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। यानी कि क्या होते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हमारा वातावरण कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है, सर्वाधिक का अर्थ होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि, सचेष्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे से ऊपर जाने की इच्छा रखना।
कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसीलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई हैं, निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। अग्रसर का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। अब तो समझ गए होगे। अब देखो बेटा, ये पैराग्राफ में क्या कर रहा है कि आप एक काम करना, आप घर पे देखना, आपने कोई पेड़ पौधा देखो, कोई भी पौधा देखा होगा या कोई गमला देखा होगा अपनी खिड़की के पास रखा हुआ। जो खिड़की के पास गमला रखा रहता है उसकी पत्तियां किसकी तरफ रहती है? बाहर की तरफ झुकी हुई रहती है। क्यों रहती है? उसका कभी कारण जानने की कोशिश की आपने? क्योंकि हम पेड़ पौधे को प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश से पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन लेने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे बाहर की ओर यानी कि प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। अब तो समझ गए होंगे, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। पल्लवित मतलब बड़े होना, फल फूलना। पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आवृत है। आवृत मतलब समा जाना। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। अब बेटा बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ इसी पाठ के अंदर से कि बताइए बेटा, जो पौधे का नीचे की तरफ हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। अब देख आगे बढ़ते हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो ऊर्जा का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते, क्योंकि अनाज हम क्या भूखे रह सकते हैं? हमें जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनाज की और सब्जी की। क्योंकि जितने भी हमारे प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, जितने हमारे मिनरल्स होते हैं, वो किससे प्राप्त होते हैं? हमें अनाज, सब्जी और फलों से होते हैं। अनाज, सब्जी और फल हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। तब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। संतान का मतलब होता है जब हमारा पेड़ की उम्र हो जाती है, जब हमारा पेड़ बूढ़ा हो जाता है, उससे पहले उस पर क्या आता है? बीज आता है। तो उसी बीज को क्या कहते हैं? हम संतान कहते हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। यानी कि पेड़ क्या करता है? एक फूल की पंखुड़ियों से घिरा, यानी कि चारों तरफ जो बीज होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? एक फूल होता है। क्योंकि बीच में क्या होता है? बीज पहले क्या होता है? पहले फूल खिलता है, फिर बीज आता है। जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा मैं आपसे। मनुष्य कौन सी गैस को छोड़ता है? चलते हैं आगे। जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली मट्टी से आहार व विषाक्त युक्त का मतलब होता है जो विषैली गैस होती है, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। अंगारक मैंने बताया था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की। स्पर्श मणि यानी कि जिसके छूने से ही लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता है वह मणि है। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। अब बताइए बेटा, अंगारक कौन सी गैस होती है? अंगारक को और दूसरा नाम क्या है? चलते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। प्रफुल्लित का मतलब होता है खुश होना।
खुशी के मौके पर जब हम अपने परिजनों को निमंत्रण करते हैं, जिस प्रकार से हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई त्योहार होती है, कोई भी खुशी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, अपने सभी जो मेहमान होते हैं उन्हें हम अपने घर पे बुलाते हैं। उसी प्रकार से फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। इसने सिक्त वाणी से पुकार सकते हैं। इसने सिक्त मतलब प्यार भरी, कहा हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ, यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। यानी आपने देखा होगा कि क्या होता है, सभी पेड़ पौधे जो होते हैं सबके अपने अपने अलग अलग रंग होते हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी में तितली के साथ वृक्ष की चीरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से, पतंगे कहते हैं छोटे छोटे कीटों को, पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही शाम हुई, 5-6 बजे हुए, तो जंगल में चारों तरफ जहाँ पेड़ पौधे होते हैं क्या होती है, उनकी बहुत ही सुगंधित हवाएं, चारों तरफ वातावरण में सुगंध फैल जाता है, सुगंधित हवाएं हो जाती हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। संचय मतलब इकट्ठा करना। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं, यानी कि उसे है मधु जो संचय करके रखती है उस शहद को, उसे मधुमक्खी होती है, और तितली वो होती है क्या करती है, उससे मधुपान करती है, यानी कि शहद को पीती है। मधुमक्खी के आगमन से, आगमन मीन्स आना, आगमन का होता है आना, से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने, उपकार का मतलब जब मधुमक्खी वृक्ष पर आती है तो वृक्ष उन्हें क्या देता है खाने के लिए या पीने के लिए, क्या देता है उनके स्वागत में, मधुपान कराता है, यानी कि शहद को उनके सामने, उनके समक्ष रख देता है उसे पीने के लिए। जिस तरह से हमारे घर कोई भी मेहमान आता है तो हम उसे क्या कराते हैं, पहले हम नाश्ता कराते हैं, खाना खिलाते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी उनका आदर सत्कार करते हैं। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। आपने देखा होगा बेटा, फूल देखे होंगे, जो फूल के ऊपर क्या होता है, बहुत बारीक बारीक से कण होते हैं। जब छोटे छोटे कीट कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, या वायु के द्वारा, उन वायु के द्वारा परागण होता है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक वो जाते हैं, तो तभी बीज बनता है। अगर परागण नहीं होगा तो बीज नहीं पकेगा। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर पर भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चलती है, यानी कि जो एक छोटा नन्हा पौधा था वो बड़ा हुआ, एक वृक्ष बना, फिर धीरे धीरे उसमें से क्या हुआ, फूल आए, फिर बीज आए, फिर वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद जो उसकी शक्ति होती है वो बिल्कुल खत्म, क्षीण का मतलब होता है खत्म होना, वो बिल्कुल उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। पहले हवा ब्यार करती हुई आगे बढ़ती है, यानी कि हवा उसके पेड़ की तरफ बढ़ती है, और फिर पत्ते हवा के संग कीड़ना करते हैं, यानी कि उस बूढ़े वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो उससे वृक्ष से टूट जाते हैं और हवा में इधर उधर उड़ते हैं। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती हैं, यानी कि जैसे धीरे धीरे हवा चली तो छोटी छोटी जो डालियां होती हैं वो सूखी टूट के गिरने लगती हैं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं करता। आघात मतलब जो तेजी के साथ हवा चलती है उसे सहन नहीं करता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। जैसे ही थोड़ी सी हवा चली और पेड़ से टकराई तो पेड़ क्या होता है, गिर जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है और पेड़ अब बूढ़ा हो चला है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु, यानी कि ये जो पेड़ की बात है ये लिखा है जगदीश चंद्र बसु ने। अनुवादक है शंकर सेन।
बताइए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका, पौधों का परागण किस किस के द्वारा होता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।